अब हम देखेंगे वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन हमारी पुरानी प्राचीनतम वैदिक शिक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसकी जो शुरुआत हुई है वो 2500 से 500 ईसा पूर्व, ईस्वीसन पूर्व उसकी शुरुआत हुई है। और उसमें वेद किसको कहते हैं तो हम इसकी चर्चा करते हैं। वेद यानी विद, विद धातु से बना हुआ है। वेद, वेद शब्द है वो संस्कृत में विद धातु से बना है। विद धातु से उसका अर्थ होता है ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो ऋग्वेद का उसमें फिर हम चर्चा करते हैं। तो ये जो वैदिक एजुकेशन है, वैदिक एजुकेशन प्रणाली थी, वो बहुत बड़ी हमारे देश की विरासत कही जाती है, ऐसी मुझे तो लगता है। क्योंकि इसमें कोई ऐसे भेदभाव नहीं थे। और मैं इसका अभी वर्णन करता हूं तो आपको पता चलेगा कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो पर पहले हम थोड़ी टर्मिनोलॉजी की चर्चा कर लेते हैं। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उसके जो अलग टर्मिनोलॉजी के स्वरूप में जिसका जो जानकार था उसको कहा जाता। वेद का जो जानकार होता था, उसका ज्ञाता होता था, उसको क्या कहा जाता था। उसका जो एक्सपर्ट होता है, यहाँ हम एक्सपर्ट बोलते हैं, तो एक्सपर्ट को क्या कहा जाता था। तो ऋग्वेद को जो जानता था उसको कहते थे होता। जो ऋग्वेद उसको जानता था उसको कहते थे होता। और सामवेद का जो जानकारी एक्सपर्ट था, सामवेद का, उसको कहते थे उद्गात्री। उद्गात्री। ऋग्वेद का जो एक्सपर्ट होता था उसको कहते थे होता, सामवेद का होता था उसको कहते थे उद्गात्री। और यजुर्वेद का जो होता था उसको हम कहते थे अध्वर्यु। अध्वर्यु कहते थे। और ये तीनों को जो जानता था, जिसका इसके तीनों के ऊपर नियंत्रण होता था, इन तीनों को जानने वाला, तीनों के ऊपर नियंत्रण जिसका रहता था उसको कहते थे ब्रह्मा। ब्रह्मांड। और अथर्ववेद को जो जानता था उसको हम कहते थे ब्रह्मा। तो इस हिसाब से हम देखें तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है वो पुराने सिस्टम है, उसको पुराने कर करके हमने उसके जो अच्छे एस्पेक्ट्स थे उसको भी हमने निगलेक्ट कर दिए। क्योंकि यहाँ हमारे मैकोले महोदय आए थे, उन्होंने बहुत सारा अच्छा सा प्रयास किया और हमारे देश को अच्छे से गुलाम बनाने का एक बड़ा क्या कहते हैं षड्यंत्र रचा था। ये सब बातें हम थोड़ी थोड़ी जानते हैं कि भारत ऐसे पहले बहुत यानी 1000 साल का कुछ न कुछ जाति प्रजातियों से गुलाम रहता आ रहा है। और जो हमारा कॉन्सेप्ट था गुरुकुल सिस्टम का,
वो हमने पूरा इसके ऊपर गौर न करके, और इन्होंने भी, ये जो मैकोले महोदय आए थे, उनके पिता को लिखा था कि यहाँ की जो भौगोलिक विरासत है, इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है और इसकी जो शैक्षिक विरासत है वो बहुत पुरानी है और उसकी स्ट्रेंथ यही है, उसको तोड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ संस्कृत का एजुकेशन दिया जाता था भारत में, और ये भारत है वो इस तरह से डेवलप हुआ था कि इसकी जो ग्रामीण लेवल या शहर नगर दोनों का, यहाँ कोई ऐसा भेदभाव शिक्षा में नहीं मिलता था। जातियों के हिसाब से भी नहीं बटा हुआ था यह देश, पर हम लोग क्या है कि इसको हमने थोड़ा सा ऐतिहासिक भूपृष्ठ पर देख के और ऐतिहासिक विकृतीकरण हमारे यहाँ हुआ है, उसका भी हम भोग बने हैं। तो ये जो मैकोले है वो महोदय ने इस तरह से इंग्लिश मीडियम की स्कूलें शुरू की, और दूसरी बात हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला ऐसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, वो भी हम जानते हैं कि उसके जो वहाँ 60,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, विदेश से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। आज हमारे युवा है वो विदेश चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम देखें कि हमारी जो वैदिक प्रणाली है उसमें कुछ न कुछ पड़ा हुआ था। क्या था वो हम देखते हैं, पर पहले थोड़ा ये भी डिस्कस करते हैं कि कौन सी डिग्रियां थी तब। ये बातें मैंने कही थी आपको। वेद वेद धातु से बना है, ज्ञान अर्जन करना वेद का अर्थ होता है। ऋग्वेद को जानता था तो होता कहलाता था, सामवेद को जानता था उद्गात्री कहलाता था, यजुर्वेद को जो जानता था वो अध्वर्यु कहलाता था, और अथर्ववेद को जो जानता था वो ब्रह्मा कहलाता। और ये जो तीनों के ऊपर जो कंट्रोल जिसका था वो कहता था ब्रह्मा, और ऐसी उसको ये नाम से वो ज्ञान अर्जन करते थे। और हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ऋषि है वो कैसा होता था, जंगल में रहता था। उसको ऋषियों ने, हमारे यहाँ जो भारत की विरासत है उसमें बहुत बड़ा प्रदान है हमारे ऋषियों का। वेद को भी लिखने वाले अपौरुष है, इसका कोई ऐसा नाम नहीं दिया कि ये वेद इसने लिखा, ये पाठ है इसने लिखा। हमारे यहाँ इसकी बायस होती रहती है कि ये वेद है, इसका ये पार्ट है, उसको कर दिया, वो उधर से उधर कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं, बराबर। क्योंकि ये जो है वो हमारी विरासत है। यहाँ मानव को ध्यान में रखकर कहा गया है। यहाँ कोई जातिवादी बात को, किसी को भी संप्रदाय को लेकर बात नहीं कही गई है। भारत में संप्रदायीकरण भी हुआ है, और भारत में जो भी बातें हुई हैं वो तो धीरे धीरे से जो हमारा इतिहास है वो कैसे पलटा है वो कभी हम बात करेंगे, पर आज ये बात नहीं करनी है मेरे को। मैं इतना ही कहता हूँ कि वैदिक प्रणाली थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो बहुत अच्छी थी, पर इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, हमारे विद्वानों ने उसके ऊपर गौर नहीं किया है, और हमारे तक ये जो भी प्रणाली थी उसका इम्प्लीकेशन कैसे करना, उसको जो आइडियल बना दिया है। तो ये बहुत बड़ी मूर्खामी हमारे लोगों ने की है। हम इसको नहीं कहते हैं कि भाई ये मूर्खामी है, क्योंकि जो प्रकांड पंडित थे वो लोग भी बाहर का पानी पीने से उसको आदत हो गई थी, तो वो लोग भी ऐसे ही सब बातें करते रहते थे कि इसका ये बड़ा प्रदान है, इसका ये बड़ा प्रदान है। हमारे यहाँ तो क्या है कि कैरेक्टर, अभी 17 साल में अच्छे कैरेक्टर भी पैदा नहीं हुए। आजादी के बाद जो एजुकेशन प्रणाली है उसने अच्छे कैरेक्टर कौन से दिए हैं तो भी कितने दिए हैं, मेरा ये सवाल है आपको। तो भारत की जो विरासत थी, भारत की जो एजुकेशन प्रणाली थी, इसके ऊपर हम देखें तो उसमें ये भी बात थी कि इसमें कौन कौन सी डिग्रियां दी जाती थी तब।
तो इसके बारे में हम चर्चा करें तो हम देखें, एक वेद को जो जानता था, एक वेद को जो जानता था उसको स्नातक कहा जाता था। इसके बाद आता है दो वेद को जानने वाला, उसको कहा जाता था वसु। तीन वेद को जो जानता था उसको कहा जाता था रुद्र। चार वेद को जो जानता था उसको कहा जाता था आदित्य। ये हमारी तब की जो सिस्टम थी एजुकेशन की, उसमें वेदों का अध्ययन करने वाले के लिए कुछ डिग्रियां दी जाती थी, और वो जो डिग्रियां थी उसका नाम है, एक वेद को जो जानता था उसको स्नातक कहा जाता था, दो वेद को जो जानता था उसको वसु कहा जाता था, तीन वेद को जो जानता था उसको रुद्र कहा जाता था, और जो चार वेद को जानता था, यहां मैंने गुजराती च कर दिया, चार वेद को जानता था उसको आदित्य कहा जाता था। तो इस तरह से इसकी जो पदवियां दी जाती थी तब ऐसी दी जाती थी। और स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या था वैदिक एजुकेशन प्रणाली में, तो उसमें प्राइमरी रहती थी, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों, बीच वाला तो कुछ है ही नहीं, तो ये बड़ी खामी है इसकी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां प्राइमरी है वो किस तरह से गर्भाधान संस्कार से शुरू होता था, और जो बच्चा है उसकी परिवार में लालन पालन की प्रक्रिया जो होते थे, उसके जो कुटुंब होते थे उसमें शालीन कुटुंब भी होते थे, उसमें बच्चे को तैयार किया जाता था, और उसका जो विद्यारंभ संस्कार होता था और प्राइमरी परिवार में होता था। विद्यारंभ संस्कार यहां दिया जाता था प्राइमरी एजुकेशन के समय में। ये 5 से 7 साल का बच्चा होता था तब तक रहता था, विद्यारंभ संस्कार दिया जाता था, और वो कुटुंब का जो ब्राह्मण होता था वो देता था। विद्यारंभ संस्कार कौन देता था, तो ये फैमिली के जो कोई कोई पंडित होते थे उसको ये देता था, बच्चे को विद्यारंभ संस्कार दिया जाता था। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार का कॉन्सेप्ट है, उस आधार पर विद्यारंभ संस्कार दिया जाता था। उसके बाद जो बच्चा है वो 7 साल का हो जाता था, और उसको फिर कहाँ गुरुकुल में भेजा जाता था। माता पिता गुरु के चरणों में उसको रख देते थे कि आज से ये बच्चा आपका, आपको उसको तैयार करना है, और 25 साल के बाद हमको उसको देना है। और यहाँ ब्रह्मचर्याश्रम की व्यवस्था इसलिए थी। तो उस हिसाब से हम देखें कि भाई उच्च शिक्षा थी, हायर एजुकेशन था, वो पूरा का पूरा गुरुकुल में लिया जाता था, और वहां अलग अलग 64 विद्या, हमारे यहाँ भारत की पहली स्ट्रेंथ ये थी, 64 विद्या थी यहाँ, और उसमें विद्यार्थी को जो सीखना था, जिसमें उसकी रुचि थी, उसका इंटरेस्ट था, वो देखा जाता, और उसको बाद उसको उसमें तालीम दी जाती थी, उसको तैयार किया जाता था। साथ साथ में वेदों का ज्ञान तो दिया ही जाता था। वो एक कौशल्य का निर्माण नहीं होता था, वहां नॉलेज भी अर्जित करता था, कौशल्य भी अर्जित करता था, और उस हिसाब से वो खड़ा होता था और समाज में आता था, और विविध विषयों की उसके पास अच्छी सी पकड़ होती थी, क्योंकि यहां विद्या अर्जन के सिवा कुछ नहीं होता था।
क्योंकि एक एटमॉस्फेयर गुरुकुल में ऐसा होता था कि जहां विद्यार्थी ये सब ले सकते थे। रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम थी और उसमें विद्यार्थी को पूरी तरह से सब प्रकार की विद्याएं दी जाती थी और उसकी रस और रुचि के आधार पर दी जाती थी। आज हम क्या करते हैं, किसी को डॉक्टर नहीं बनना है फिर भी उनको डॉक्टर माता पिता बनाते हैं। इंजीनियर की रुचि नहीं है उसको इंजीनियर बनाते हैं, और बाकी का ज्ञान अर्जन करना उसके पास सोसाइटी का कुछ ज्ञान ही नहीं होता है और बड़ा आदमी कहलाता है समाज में, जिसको हम दुरीन कहते हैं। लाइफ लक्ष्य एजुकेशन सिस्टम, लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम तब था। हायर एजुकेशन में ये सब दिया जाता था और विद्यार्थी यहाँ राजा और रंक दोनों का समन्वय होता था। यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि भाई गुरुकुल प्रणाली में एक बड़ी बात तो यह है कि वहां समानता का शिक्षण था, उच्च नीच का कोई भेद नहीं था। गरीब व्यक्ति का भी विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए आ सकता था और राजा का जो भी बच्चा होता था वो भी वहीं शिक्षा लेने के लिए जाता था। पर ऐसा नहीं था कि उसको यही अर्जित करना था, यही नहीं करना था, ऐसा कुछ है नहीं। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो है वो जन्म से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र ऐसा कॉन्सेप्ट तो बाद में प्री वैदिक काल में आया। वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में एक बहुत बड़ा मोमेंट चल रहा था और वो ह्यूमन बीइंग तैयार करते थे। ये जो सिस्टम है उसमें ह्यूमन बीइंग तैयार होता था और ये जो सिस्टम है उसमें ये जो बच्चा तैयार होगा वो ह्यूमनिस्टिक होता। आज ह्यूमनिस्टिक नहीं होता है। आज तो क्या पता प्रोडक्ट कैसा होगा, पता ही नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन दोनों को साथ में मिला के हम घुसा देते हैं कुछ ना कुछ, तो क्या करेंगे। तो ये जो सिस्टम है उसमें ये बदलाव था और समानता का शिक्षण था। पहली बात तो ये थी उसकी, यहां कोई कास्टिज्म नहीं था, संप्रदायवाद नहीं था, भाषावाद नहीं था, कुछ नहीं था। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से सब चलता था। तो ये बहुत बड़ी बात है ये सिस्टम की हायर एजुकेशन में। और ये 64 कलाएं प्राप्त करता था, नॉलेज और स्किल अर्जन करता था, साथ साथ में दोनों बातें आती थी। और इसमें क्या होता था, यहाँ विद्यारंभ संस्कार होता था, यहाँ उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार दिया जाता था। उसके बाद उपनयन संस्कार यानी जनेऊ विधि। हमें जनेऊ विधि है तो यहाँ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आक्षेप चल रहा है कि ये ब्राह्मणों के लिए है स्पेशली, बाकी कोई नहीं ले सकता, शूद्र नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। इसके लिए ऐसा कुछ था ही नहीं। ये वैदिक एजुकेशन सिस्टम के प्रणाली विकसित थी तब कोई भी ले सकता था। और जनेऊ क्यों लेने का, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट था जनेऊ क्यों। ये उपनयन संस्कार में जो कुल गुरु था वो देता था। जिसका जो कुल गुरु था वो कुल गुरु है, वो जनेऊ देता था। जनेऊ का मतलब होता है ईश्वर मेरे साथ है, गॉड इज विथ मी। और ये जो जनेऊ का कॉन्सेप्ट है इसके लिए था कि उसको याद रहे कि मैं जो जो भी कर्म करता हूं वो ईश्वर अधिष्ठित करना है मेरे को। उसका हेतु ये था, लाइफ का हेतु बदल जाता था। यहाँ ईश्वर अधिष्ठित कर्म करने के लिए लोग प्रेरित होते थे, इसके लिए वो ज्ञान अर्जन करते थे। और इसका कॉन्सेप्ट यह है, 7 साल के बाद उपनयन संस्कार दिया जाता था, जनेऊ दी जाती थी। और वो जनेऊ किसके द्वारा दी जाती थी, तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था कुल गुरु पंडित द्वारा। जैसे कि हमने देखा है कभी कभी रामायण में ऐसा होता है कि जो शालीन कुटुंब में पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके बाद
राम लक्ष्मण और ये जो शत्रुघ्न है और सभी को वशिष्ठ विश्वामित्र लेने के लिए आते हैं और लेके जाते हैं कहाँ, वशिष्ठ के पास। जो वशिष्ठ है वो कुल गुरु थे। रामकालीन समाज की व्यवस्था में देखे तो ये देखने को मिलेगा। तो कुल गुरु के पास वो ये यज्ञोपवीत लेने के बाद ये विधि होती थी। उपनयन संस्कार के बाद वो बच्चा पढ़ने के लिए जाते थे। तो यहाँ तक हम देखते हैं, बाद में देखेंगे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता था, क्या क्या उसमें प्रवृत्तियां होती थी, किस तरह से वो डेवलप हुआ था, एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट कैसा था, किस तरह से उसको चलाया जाता था, वो बाद में बताऊंगा।